कहते हैं कि तकरीर तकदीर बदल सकती है। और खोल के कहें तो कहते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान में अपने शब्दों के ज़रिए, अल्फाजों के ज़रिए समा बांधना आता हो तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जब हम रामपुर में बैठ के ये फ़लसफ़ा बयां करते हैं तो हमें समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आज़म खां का ध्यान आता है, जो फिलवक्त सीतापुर की जेल में है और खबरों से पता चल रहा है कि ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल इस बिना पर कि ये जो आपने ट्रस्ट बनाया अली जौहर का और यूनिवर्सिटी बनाई और जिसमें करोड़ों का डोनेशन मिला, उसकी पूरी कहानी क्या है। मुकदमा एक और है जिसके चलते सीतापुर जेल में है, क्योंकि ईडी ने तो अभी चार्जशीट फाइल नहीं की है, पूछताछ चल रही है। मुकदमा ये कि आपके साहबजादे जो अभी कुछ बरस पहले तक स्वार टांडा से विधायक हुआ करते थे, अब्दुल्ला आजम, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट कैसे हुए। और इस मामले में आज़म खां, उनके बेटे और उनकी पत्नी, तीनों पर मामला चल रहा है। पत्नी स्वास्थ्य कारणों से, जो इस रामपुर सीट से विधायक हैं, अभी ज़मानत पर बाहर हैं। हम जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे और यूपी की हालचाल यात्रा के दौरान हमने तय किया कि अगला पड़ाव रामपुर होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन शिकायतों पर और इस ज़िले से आने वाले सबसे चर्चित नेता पे नज़र गई। और फिर हमें लगा कि जब इतने मुकदमे हैं और मुकदमे चल रहे हैं तो कोई वादी भी होगा। और तब हमारी मुलाकात हुई आकाश सक्सेना से, जिन्होंने ये कई मुकदमे फाइल कर रखे हैं। आकाश सक्सेना जी, ललन टॉप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी लंबी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई जाती है रामपुर की कि साहब जुल्फ़िकार साहब हुए, उनके वालिद हुए, नवाब रामपुर के किस्से। व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने में दिलचस्पी है, तो मेरे लिए रज़ा लाइब्रेरी जो है उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं तो वो जो हज़रत अली की लिखी हुई हाथ से कुरान शरीफ है उसकी प्रतिकृतियाँ ले जाते हैं। पर इधर आज़म खां, उनकी बनाई यूनिवर्सिटी, ज़मीनों पर कब्ज़े और जबरन लिखाई जैसे कई इल्ज़ामों के चलते खबरें बनी। और आपने कई मुकदमे कर रखे हैं और मेरे ख्याल से आपको सुरक्षा भी बहुत मिल रखी है इसी वजह से। तो ये फ़िलहाल जो जेल में है वो मामला क्या है और उसकी बिना क्या है, ग्राउंड क्या है उसका? देखिए, इंसान, ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान को पुत्र मोह जो होता है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसका एक बहुत बड़ा जो उदाहरण वो आप हमारे रामपुर में देख सकते हैं। आज़म ने, ये बात सत्य है कि रामपुर जनपद में आज़म खां की अपनी सरकार चलती थी। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी के समय में उन दोनों ने स्वयं कह रखा था कि भाई रामपुर जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि रामपुर में कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार ना सरकार रहेगी ना हम रहेंगे। कई ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिस तरीके से आज़म के जो अत्याचार थे वो यहाँ के इंडस्ट्रिस्टों पर हुए, उसके अत्याचार यहाँ के दलितों पर हुए, यहाँ के मुसलमानों पर हुए। किस तरह के? क्योंकि जब सपा वालों से पूछा जाता है, अखिलेश यादव से और बाकी लोगों से, तो कहते हैं कि सब मुकदमे राजनीति से और विद्वेष से प्रेरित हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि सपा का कोई भी बड़े से बड़ा नेता एक बार मेरे साथ डिबेट में बैठे और वो मेरे सवालों का सिर्फ अगर वो जवाब देते, वो, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी रामपुर में जो मुकदमे दर्ज हैं, एक सिंगल मुकदमा राजनीतिक मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। क्या आज़म खां ने अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए, उसका वो जवाब दे दें। क्या आज़म खां ने अपने बेटे के 2 पैन कार्ड नहीं बनवाए? क्या आज़म खां ने अपने बेटे के 2 पासपोर्ट नहीं बनवाए? इन सबके साक्ष्य मौजूद हैं? सबके साक्ष्य मेरे पास हैं। और सबसे बड़ी, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद भी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आज उच्च न्यायालय ने जो विधायकी शून्य की है अब्दुल्ला आज़म की, विधायकी शून्य होना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो अब तक पूरे हिंदुस्तान में शायद 10-12 लोग ऐसे होंगे जिनकी कोर्ट के द्वारा विधायकी छीनी जाती है। ये बात अलग है कि केस को लड़ते लड़ते 10 साल हो जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय उच्च न्यायालय के से पूरा केस हमारा 3.5 साल में ये पूरा मामला निपटा, क्योंकि ये पेपर एविडेंस के आधार पर था। उन्होंने जो ये जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको बिल्कुल, उसमें जो फर्जी जो चीज़ें की गई थी उसको सही माना और उसमें उन्होंने उनकी विधायकी को शून्य किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, अपनी वहाँ पर रिट डाली
अभी 10 दिन पहले उनकी उस रिट को भी खारिज कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हाई कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल सही है, और हाई कोर्ट अपने निर्णय में साफ कह चुका है कि इन्होंने अपना जन्म में जो जन्म तिथि है उसमें फर्जी चीज़ें थी जिसकी वजह से विधायक बने, उस चीज़ को छीना। ये सक्सेना साहब जिस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, जो दर्शक थोड़े से कम वाकिफ़ हैं, वैसे तो आप सब लोग बहुत सुधी हैं, रामपुर से आज़म खां चुनाव जीतते थे। 2017 में उन्होंने बगल की एक स्वार टांडा सीट है, रामपुर ज़िले में ही लगती है, वहाँ से अपने बेटे अब्दुल्ला आज़म को सपा से चुनाव लड़वाया और ख़ुद लड़े रामपुर से, और उनकी पत्नी तंजीन तब राज्यसभा सांसद हुआ करती थी। तो स्वार टांडा से अब्दुल्ला जीत गए, लेकिन तभी ये शिकायत हुई कि चुनाव लड़ते वक्त वो 25 साल के नहीं थे। उनकी 2 जन्म तिथियों का मामला आया कि साहब एक 1990 की है, असल की 1993 की है, ये दावा आया, और चुनाव लड़ने के लिए वो 25 की हो जाए इसलिए एक 1990 की बना दी गई। यही मामला है बिल्कुल, और इसी में गई है विधायकी। तो कुछ डॉक्यूमेंट आप, अगर आपने शिकायत की तो कुछ सबमिट भी किया होगा। ये जो जन्म प्रमाण पत्र है ये इनका रामपुर का है, जो रामपुर नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था, जिस पे जन्म तिथि 1/1/1993 थी। ये जो जन्म प्रमाण पत्र होता है जो नगर पालिका से जो बनता है, इसका आधार ये होता है कि पिता और माता दोनों मिलकर शपथ पत्र देते हैं, उस शपथ पत्र के आधार पर ये जारी किया जाता है। इन्होंने इसको अपना यहाँ जारी करवाया और इससे अपना पासपोर्ट बनवाया। चुनाव लड़ने के लिए चूँकि उम्र जो थी वो कम हो रही थी, उसके बाद इन्होंने अपना लखनऊ से ये दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें ये कब बना? ये 2015 में बनवाया। ये भी डुप्लीकेट कॉपी इशू की गई और शपथ पत्र इसमें भी लगाया गया, पहले दोनों के द्वारा, आजम खान एंड तंजीन फातिमा। जो रामपुर से बना उसमें दोनों के शपथ पत्र लगे हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि हमारा बेटा रामपुर पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि ये है। अब्दुल्ला आजम खान ने इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी की। जब विधायक बनने का नंबर आया तो इसको निकालकर इन्होंने लखनऊ का सर्टिफिकेट, जो उनकी माता हैं श्रीमती तंजीम फातिमा, उनके शपथ पत्र के आधार पर ये बनवाया गया। इसको बनवाने में जिस जिस चीज़ों का जो इस्तेमाल हुआ है, अगर वो आप बारीकी से देखेंगे तो आप भी हैरत करेंगे। जल्दबाजी में नगर निगम में एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में कॉलम होता है कि किस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, किस टाइम हुआ, किस डॉक्टर के द्वारा हुआ और वो किस जाति का है। जल्दी में सरकार आजम खान की थी, उस रजिस्टर में जल्दी में उन्होंने जो टिक लगना चाहिए था मुस्लिम के आगे, वो हिंदू के आगे टिक लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को, एक चीज़ को अपनी सही करने के लिए चीज़ों को लगातार बढ़ाते चले गए और इसके हिसाब से चलें तो फिर अब्दुल्ला आजम हिंदू हैं। बिल्कुल। आज जो हाई कोर्ट में पेपर लगे हैं उसके आधार पे वाकई जो हिंदू का जो कॉलम है उस पर टिक लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ये तो जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, ये 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट का क्या मामला है? जिस तरीके से अपनी एज को छुपाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से ये 2 पैन कार्ड बनवाए गए। एक पैन कार्ड पर अपना जो स्टेट बैंक में अपना ये अकाउंट खोलते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते वक्त उसको अपने हाथ से कटिंग कर कर अपना नया पैन कार्ड डालते हैं, जिस पे एक सेकंड, जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरते हैं नॉमिनेशन, तो एक बैंक खाता देना होता है, क्योंकि स्क्रूटनी होती है, कितना पैसा आया, कितना गया, ड्राफ्ट सब उसी से लगता है, और पैन कार्ड की भी तभी कॉपी देनी पड़ती है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें कौन सा पैन कार्ड लगाया इन्होंने? जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया तो इनका पहला वाला पैन कार्ड था, जिसमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1193 थी, वो पैन कार्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में। और बैंक की पासबुक में चूँकि उस पर भी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है और पैन कार्ड नंबर पड़ा होता है, उसको फ्लूट लगाकर वो वहाँ से काटा गया और काटने के बाद उस पर दूसरा पैन कार्ड नंबर अपने आप ही डाल दिया और वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म में नया पैन कार्ड, जिस पे आज तक किसी तरीके कोई ITR नहीं भरा गया है। आप ये कह रहे हैं कि 1993 वाले पैन कार्ड पे ITR भरे गए हैं? सारे आई कार्ड, सारे जो ITR हैं वो अब्दुल्ला आजम के पुराने वाले पैन कार्ड पे भरे गए हैं, क्योंकि चूँकि ये जौहर ट्रस्ट के CEO हैं और जौहर ट्रस्ट में पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ जितनी इनकी संपत्ति थी वो उस पैन कार्ड पे चढ़ी हुई है, जबकि जिस पैन कार्ड का इस्तेमाल नॉमिनेशन फॉर्म में जिक्र जिसका किया हुआ है वो उस पैन कार्ड से आज तक कोई ITR फाइल नहीं किया गया। ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने खुद लिख कर दिया है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या लिख के दिया है कि ये
जो पुराना है 93 की डेट ऑफ बर्थ वाला, इनकम टैक्स ऑफिसर जो लिख कर देते हैं कि जो पुराना वाला है उससे इनके ITR भरे जा रहे हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ये भी लिख के देते हैं कि इन्होंने जो दूसरा वाला है उसके कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है। मतलब खुद ये एप्लीकेशन कब दी? जब ये शिकायतें जब ये चल रही थी तो विधायक बनने के बाद। हाँ 9/5/2017 को इन्होंने अपनी ये आवेदन किया कि मेरा ये वाला कैंसिल कर दिया जाए। तो ये तो लेकिन अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया कि ये पैन कार्ड नया कैंसिल करवा रहे हैं जो 1990 की डेट ऑफ बर्थ पे है, कह रहे हैं कि पुराना पैन कार्ड, लेकिन पुराने पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1993 है, लेकिन कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। देखिए यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज अपने जाल में वो स्वयं फंसे हुए हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं एक आधे घंटे को तो बैठें। ये कहना बहुत आसान होता है स्क्रीन पर कि हमें राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन इस मामले में मैं तो चाहता हूँ बड़े से बड़े एक्सपर्ट को लाके बैठा लें, बात करें और कोई भी चीज़ को जानने से पहले पढ़ें कि एक्चुअल चीज़ है क्या। ये कहना बहुत आसान होता है कि राजनीतिक मामला है। अच्छा, ये पासपोर्ट का क्या चक्कर है? आज़म ने जब अब्दुल्ला आज़म नाबालिग था, नाबालिग जब बच्चा होता है तो उसका पासपोर्ट उसके माता पिता के आधार, उसके एफिडेविट्स के आधार पर बनाया जाता है। अब्दुल्ला आज़म ने जब अपना पासपोर्ट बनवाया तो उनके माता पिता वहाँ भी एक एफिडेविट लगाते हैं कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे बेटा है और इसका जन्म रामपुर में हुआ है। 2006 में इनका पासपोर्ट बनता है जो कि 2012 तक वैलिड होता है, क्योंकि बच्चों के पासपोर्ट शायद 6 साल के लिए वैलिड होते हैं। 2012 में जब अब्दुल्ला आज़म बालिग होता है तो उसी पासपोर्ट को कंटिन्यू करता है कि वो ये कहता है कि मेरा ये सब कुछ ठीक है। 2022 तक वैलिड था वो, 2012 वाला 2022 तक वैलिड। ये वो वाला पासपोर्ट कॉपी है? हाँ, ये उस पासपोर्ट की कॉपी है। उसके बाद 2017 में जब यहाँ शिव साई अवस्थी जी जिलाधिकारी थे तब मैंने उनको एक शिकायत की थी अक्टूबर 2017 में। उन्होंने उस शिकायत पे जांच के आदेश दिए पासपोर्ट ऑफिस में। 2017 की जो जब ये जांच हुई तो 2018 जनवरी में अब्दुल्ला आज़म पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए उसमें खुद एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट जो रामपुर वाला है वो गलती से लग गया है, मेरा वो निकाल लिया जाए और मेरा ये नया लगा दिया जाए। गलती से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लग जाता है? ये उसका जवाब वही दें क्योंकि स्वयं उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है उसमें। और पासपोर्ट अधिकारी उस पर इन पे 5,000 रुपये का इन पे जो पेनल्टी होती है वो उसको डालते हैं और उसको एक्सेप्ट करके नया पासपोर्ट उसमें बना के उनको दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनका नया पासपोर्ट बनता है उसमें नई डेट ऑफ बर्थ आ जाती है 1990 की। एग्जैक्टली उस नए पासपोर्ट में जो डेट ऑफ जो बर्थ पड़ी है आज का जो है वो 1990 है। फिर मेरी शिकायत के बाद उसी पासपोर्ट अधिकारी के द्वारा उसी नए बनाए हुए पासपोर्ट को निरस्त किया जाता है। मतलब एक अधिकारी 5,000 रुपये दंड डाल रहा है कि पासपोर्ट में गलती हो गई है, उसको ठीक कर दिया। वही अधिकारी 6 महीने के बाद उस पासपोर्ट को गलत मान रहा है। उसी पद पर बैठा व्यक्ति या सेम व्यक्ति? सेम व्यक्ति। क्या नाम है भाई इनका? नसीम अहमद साहब हैं और बरेली में ही हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे पासपोर्ट बन गया और कैसे फिर वो कैंसिल हो गया। पासपोर्ट कैंसिल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत जांच के आधार पे ही वो बनाया जाता है, जांच के आधार पे उसको कैंसिल किया। मेरे ख्याल से पासपोर्ट वो सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। देखिए किसी भी भारतीय को अपनी पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ कभी खेल नहीं किया जा सकता। यहाँ तो पूरा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस वगैरह सभी नाम ही पूरा बदल दिया गया। तो आपका ये कहना है और कोर्ट का भी मानना है, जो कि हाई कोर्ट से सजा है, हाई कोर्ट से कैंसिल हुई है विधायकी, कि एक विधायकी के चक्कर में पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर पैन, फिर पासपोर्ट, सब एकदम जैसे वो थ्रिलर फिल्में नहीं होती है कि पूरा पीछे तक मिटाते हैं जाके। देखिए पुत्र मोह जो ना कराए वो थोड़ा है। मैंने पहले ही आपसे कहा था ये सब पुत्र मोह की वजह से जो चीज़ें आगे एक के बाद गलती चली गई वो होती गई। आज़म की जो ज़िंदगी में ये भी जो फिल्म है वो 2 पार्टों में, एक पार्ट तो ये बेटे वाला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट आज़म का स्वयं का पार्ट, जिसमें आज़म ने जो मैंने जिक्र किया था गरीबों की, दलितों की,
रामपुर के जो बहुत छोटे जो मुस्लिम्स हैं उनकी ज़मीनों को जिस तरीके से हत्याया है, आज भी मैं अगर बात करूं तो कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सीधे हाथ के अंगूठे आज भी टूटे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जिसने रजिस्ट्री करने से मना किया उसके अंगूठे तोड़ दिए गए। यहाँ वो अत्याचार हुआ है क्योंकि ऊपर तो किसी को मतलब था नहीं, ऊपर तो ये कह रखा था कि रामपुर केंद्र शासित ज़िला है, तो यहाँ आदमी मरे जिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मेरी ये लड़ाई आज़म खान के विरुद्ध तब से चल रही है। मैंने स्वयं जब आज़म ने जब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके जब घर खाली कराने के जो ऑर्डर दिए थे, मुलायम सिंह यादव जी का यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उस जन्मदिन में सबको काम सौंपे गए थे कि ये इंडस्ट्री वाला ये काम करेगा, ये इंडस्ट्री वाला ये करेगा, अगर ये ऐसे नहीं करेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो कई इंडस्ट्री वाले ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने कारोबार से मतलब है। रातों रात उनके घर तोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए, रातों रात उनकी फैक्ट्रियों पर को नोटिस दे दिए गए। मैंने ये बात अखिलेश यादव जी तक पहुंचाई तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा, बोले भाई मैं इस मामले में मैं मदद आपकी नहीं कर सकता। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, कुछ पद भी है आपके पास, क्या पद है? मैं क्षेत्रीय संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसका पदावसन। और आप अखिलेश यादव जी से उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मिले? जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री भी थे, मैंने उनसे निवेदन किया था, व्यक्तिगत रूप से मिले जाके? रामपुर के लोगों के साथ मैं मिला और मैंने उनको कहा कि रामपुर में ये अत्याचार हो रहा है और इसको एक बार आप देखिए। लेकिन भगवान जाने ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या ऐसा वो था कि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, और सरकार बनते ही सरकार जब ये बदली उसके बाद चीज़ों को जब बारीकी से देखा गया तो आज़म के जो अत्याचार थे वो पूरी दुनिया के सामने आए। अच्छा, ये अभी जो हम लोग खबरें पढ़ रहे हैं कि ईडी पूछताछ कर रही है आज़म खान से, वो तो अलग ही मामला है। वो क्या मामला है? देखिए, मेरे ख्याल से आप उसमें भी शामिल हैं, किसी ढंग से गवाह हैं, क्या हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आज़म की फिल्म के दो पार्ट हैं। एक पार्ट उनका पुत्र मोह का पार्ट हो गया और दूसरा आज़म का खुद का जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना जो साम्राज्य खड़ा किया है। आज़म खुले मंच से कहते रहे थे कि ऊपर के फैसले खुदा करता है, नीचे के फैसले मैं करता हूँ। इस बात का जो कहने का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ मैं जो कहूँगा, रामपुर में मैं जो कहूँगा वो भगवान का फैसला होगा, ऐसा उनका सोचना था और ऐसा उनका कहना था। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो आज़म ने जब अपने यूनिवर्सिटी की शुरुआत जब की तो 1995 में 10,000 रुपये से इन्होंने अपना अकाउंट खोला और यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया वो वहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की। आज जब आज़म की सरकार बनी, चाहे वो 2002 से लेके 2007 तक की रही हो, 2012 से लेके 2017 की रही हो, उस 5-5 साल के पीरियड में अगर आप बैलेंस शीट्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, अगर उसको वो बैलेंस शीट अगर आप कैमरे पे दिखा सकें। इनका ये कहना है कि जब सपा की सरकार रही और आज़म खान मंत्री रहे तब दान में बेतहाशा वृद्धि हुई है ट्रस्ट के। ये शिकायत आपने गृह मंत्रालय को भी भेजी है। उसी के बेस पे ईडी की इंक्वायरी हुई चल रही है। 1995 में आज़म का जो अकाउंट है वो वहाँ 10,000 रुपये से उसका अकाउंट खोला जाता है। कई लोगों को ये होगा कि साहब ये 010 ऊपर लिखिए, इन लाख लिखा हुआ है, तो 0.10 मतलब 10,000 रुपये, क्योंकि ये पूरी जो अगर 1 लिखा होता तो वो 1 लाख रुपये होता। उसके बाद जो डोनेशन इन्होंने जो रिसीव किया वो 1995 में 50,000 रुपये से शुरुआत हुई और वो डोनेशन लगातार जब सरकार बनी वो डोनेशन ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। वो पहले 0.67 से सीधे 2.5 हो गया, मतलब 67,000 से 25 लाख हुआ पहले साल, फिर हुआ 147 लाख, फिर हुआ 669 करोड़ 69 लाख। कहने का मतलब लगातार इनका वो बढ़ता गया और जो इनके जो जौहर के जो चीज़ें थी वो भी लगातार बढ़ती चली गई। 10,000 रुपये से जो शुरुआत हुई वो बीच में इनकी यहाँ पहुँची। उसके बाद लगातार जब इनकी सत्ता रही 2002 से लेके 2007 तक ही रही, उसके बाद 2013 से लेके और 2017 तक, तो जब सत्ता रही 2012 से लेके और 2017 तक लगातार जो जौहर के जो डोनेशन थे वो लगातार बढ़ते चले गए और जो लगातार जो इनके जो एक कॉपस अकाउंट होता है उसको भी ये लगातार अपने बढ़ाते चले गए। बीच में जब नोटबंदी जो हुई थी
2016 में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन थे वो नोटबंदी के टाइम हुए थे इनके। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि नोटबंदी हमारी 15-16 में हुई थी। नोटबंदी के टाइम में इनकी जो एंट्रीज थी वो वाकई बहुत देखने लायक थी, बहुत चौंकाने लायक हैं। सबकी इनकी जांचें चल रही हैं जहाँ जहाँ नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में। तो 15-16 और 16-17 ये दोनों में ये आएगा। तो जिस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत चौंकाने वाली अभी सामने आएंगी। उसके अलावा मैंने ये मांग की थी कि आज़म की जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ये वहाँ पर दिखाया कि मुझे 60 करोड़ में पूरी यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी हो गई। 60 करोड़ में पूरी इंक्लूडिंग ज़मीन? हाँ, इन्होंने जो दिखाया है कि वो 60 करोड़ में मैंने अपना पैसा लगाया और जो पैसा डोनेशन का था वो लगा के यूनिवर्सिटी मेरी तैयार हो गई। मेरा कहना ये था कि यूनिवर्सिटी का जो वैल्यूशन को दोबारा करवाना चाहिए। आपके हिसाब से उस यूनिवर्सिटी की क्या कीमत होगी? आज अगर हम आकलन करते हैं तो यूनिवर्सिटी की कीमत हज़ारों करोड़ रुपए है। आज़म ने खुद अपने आप ये बात खुले मन से बोली है कि हज़ारों करोड़ की मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मेरा मानना यही है कि वैल्यूशन ऑफिस से इसकी जांच होनी चाहिए और उसमें जांच के बाद जो पैसा इन्होंने दिखाया है उसको हटाकर एक जो नॉर्मल जो इंडस्ट्री वाले पे जो टैक्स लगता है या किसी आम आदमी पे टैक्स लगता है उसी के तहत इस पे टैक्स लगना चाहिए। तो ये बताइए, जैसे 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जैसे ये सारी जांच चल रही हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी गड़बड़ियां हुई हैं तो राज्य सरकार ने इस पे क्या कार्रवाई की? देखिए, ईडी जो है वो चूँकि केंद्र सरकार के ईडी तो केंद्र की एजेंसी है और ईडी के लिए जो आज़म है वो कोई बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि आज़म के अलावा इस देश में जिन्हें कितने आज़म अभी और हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी भी फाइल अब धीरे धीरे ऊपर आ रही, क्योंकि अभी इनसे बड़े बड़े लोग अभी और भी हैं। अब जब इनका नंबर आया तो चीज़ें और भी बहुत जल्दी सामने आएंगी। अच्छा, वो अगर अपने बचाव में ये कहें कि साहब हमें चंदे से पैसा मिला, दान से पैसा मिला, हम तो कहते हैं कि एक बार कहें तो चंदे का भी जो इनकी जो लिस्ट है, जो चंदे की जो इन्होंने जो लिस्ट है जो इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस में जो लगाई हुई हैं उसमें से भी ये साबित नहीं ये लिखा है 4200, 3700, 4200। तो जिस हिसाब से इन्होंने 60 करोड़ का जो बाइफिकेशन दिया है, पूरा चंदे का, पूरे चंदे का जो बाइफिकेशन दिया है उसमें इसमें तो लगभग एक जैसी रकम है, 4000 से 1500 भी है। और इसमें रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, अमरोहा आसपास के ज़िलों के लोग शामिल हैं इसके अंदर। तो ये तो सब गहनता से पूरी सबकी जांच इसकी होनी चाहिए। मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि इसमें आधे से ज़्यादा तो लोग होंगे ही नहीं। ये तो आप सड़क पे चलते हुए किसी के नाम की लेके वोटर लिस्ट उठा के उसकी रसीदों का नाम काट दीजिए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि उन्होंने डोनेशन दे दिया और वो ये। लेकिन सब ईडी के सारे मामले हैं, ईडी अपने सारे चीज़ों को देख रहे हैं। अभी उनसे पूछताछ हुई है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें सामने आएंगी और बहुत उनसे पूछताछ चल रही है। आपकी गवाही हो चुकी? नहीं, अभी से मेरी बाकी अभी बची है। अभी तो बाकी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, अभी तो मुझे लगता ही है कि पहले इनका वाला जो पार्ट है वो शायद पूरा एक फेज़ और होगा जिसमें शिकायतें जो भी रह गई हैं उसमें पूरी होंगी, तो लगता है उसके बाद होगा। एक चीज़ ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे आकाश सक्सेना जी, कि ये सारे मामले हैं, लेकिन जब हम लोग इलेक्शन रिकॉर्ड देखते हैं, है ना, तो दिखता है कि साहब आज़म खान बीच में बस एक चुनाव 90s में हारे, 93 या 96 का 96 का एक चुनाव हार गए थे, बाकी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनकी पत्नी भी क्लोजली कंटेस्टेड उसमें लोकसभा जीती है सब। और लोगों ने, जैसे आपने कहा कि रिट चलती, या सपा वालों ने कहा कि साहब यहाँ तो वही तय करते हैं। मुरादाबाद में भी मैंने सुना कि साहब ST हसन कौन है, तो बोले आज़म खान के चेले हैं ये, तो फलाने कौन है, तो बोले सब वहाँ से तय करते हैं। तो इतने वर्चस्व की वजह क्या रही? देखिए, चुनाव जीतना ये इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आदमी ईमानदार है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ राजनीतिक वर्चस्व की वजह क्या रही? ये आज़म ने कभी भी रामपुर की जनता को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। हमेशा बेरोज़गारी और शिक्षा जिसकी वो बात करते हैं, कभी उसको शिक्षित होने दिया ही नहीं। आज़म ने हमेशा चाहा कि यहाँ का जो युवा है वो रिक्शा से ऊपर कभी आगे आ ही नहीं पाए, क्योंकि रिक्शा से ऊपर आएगा तो पैसा कमाएगा, पढ़ाई करेगा तो वो दिमाग लगाएगा, और दिमाग अगर लगाएगा तो मेरे पीछे वो चल ही नहीं सकता। इसका कारण ही सिर्फ ये है, जो वर्चस्व बना रहेगा, कि आदमी को इस लायक कर दो कि वो कभी ये सोच भी ना पाए कि मैं पीछे चल किसके रहा हूँ। सबसे बड़ा जो कारण है वो आज़म का यही का कारण है।
आपने चूँकि आकाश सक्सेना ने कई मुकदमों में ये वादी हैं, अगर लीगल लैंग्वेज में कहें तो हमें लगा कि इनके हिस्से के जो पक्ष हैं, प्रमाण हैं, वो सामने रखे जाएं। आज़म खान तो जेल में हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं, उनकी पत्नी ज़मानत पर बाहर हैं और हमारे सहयोगी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि पत्रकारिता का ये उसूल है कि सब पक्षों की बात सुनी जाए। तो उन्होंने इस बातचीत से इनकार किया है। जब भी मौका लगेगा तो जो उनके पैरोकार हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जैसे अगर आपने धर्मेंद्र यादव का इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें भी आज़म खान से जुड़े सवाल पूछे गए थे। तब उन्होंने कहा भी था कि बताइए, बकरी चोरी के भी इल्ज़ाम लगा दिए, आपको लगता है कि आज़म खान बकरी चोरी करेंगे? तो ये मामला राजनीतिक है, आपराधिक है, ये माननीय न्यायालय तय करेंगे। कुछ मामलों में तय भी कर चुके हैं, इसीलिए अब्दुल्ला आज़म की विधायकी भी चली गई है। बाकी रामपुर और इसके आसपास के इलाकों का राजनीतिक तापमान कैसा है, कौन से फैक्टर हैं, ये सब जानने समझने की हम कोशिश करते रहेंगे। यूपी का हालचाल लेने के इस क्रम में आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।